हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर चैप्टर 7 प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, दैट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, डिफ्यूजन एंड इनोवेशन, डिज़ाइन कम्युनिकेशन, एर्गोनॉमिक्स कंसिडरेशन एंड एक्सेट्रा। तो हम आज पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ेंगे। प्रोडक्ट डिज़ाइन पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है? तो व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट डिज़ाइन? प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस designers use to blend the need of users or solving problems of users with greater business achievement in constantly making successful products. The key to a successful product design is to understanding the need and preferences of the customer and solving real problems by using both empathy and knowledge. तो प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है? प्रोडक्ट डिज़ाइन एक प्रोसेस होता है टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको पहले डिज़ाइन करना पड़ता है कि उसका डिज़ाइन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, कौन से ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, कि यूज़र्स की नीड क्या है, उनको क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है उन प्रोडक्ट से, क्या प्रेफरेंसेस है, उनको पसंद क्या है, नापसंद क्या है, और कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इसमें आता है प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है? हमने देखा कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं बाय अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर। जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं उसको हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर बोलते हैं। अब प्रोडक्ट डिज़ाइनर क्या क्या चीज़ें माइंड में रखते हैं कि एक यूज़र की नीड्स क्या क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या क्या है, और उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको उनके प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन दिया जाए, इसके बारे में ध्यान रखते हुए जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं उस प्रोसेस को हम प्रोडक्ट डिज़ाइन बोलते हैं। अब एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि समझना कि एक यूज़र या एक कस्टमर के लिए क्या ज़रूरत होती है और क्या ज़रूरत नहीं होती है, क्या सॉल्व करना है हमको, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन निकलेगा उसका, ये सब के बारे में हमको अंडरस्टैंड होना चाहिए, हमको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ताकि हम एक प्रोडक्ट अच्छे से और सक्सेसफुली डिज़ाइन कर सके। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट डिज़ाइन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहले होते हैं यूएक्स डिज़ाइनर। सेकेंड होते हैं डाटा एनालिस्ट, थर्ड प्रोटोटाइपर एंड फोर्थ आर प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स। UX designer means UX means U stands for user and X stands for experience. UX designer क्या होते हैं? Their focus is on the overall product's development, including design, usability, function, even branding and marketing. तो एक कंपनी में UX डिज़ाइनर का काम क्या होता है? UX डिज़ाइनर का काम होता है कि एक प्रोडक्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट को वो लोग मॉनिटर करें कि उसकी डिज़ाइन कैसे होते हैं, कैसे रहना चाहिए, यूजिबिलिटी कितना होना चाहिए, उसको कितना हम यूज़ कर सकते हैं, कितने वैरायटी ऑफ वेज से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट का क्या क्या फंक्शन होना चाहिए, इवन उस प्रोडक्ट को हम कैसे ब्रांडिंग कैसे करें और इसको उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करें, ये सब के बारे में सोचना होता है UX डिज़ाइनर का काम। UX designers are mainly aim to increase users happiness. क्या UX designers
हम रखते हैं कंपनी में, उनका काम ही होता है कि यूज़र्स की हैप्पीनेस का ध्यान रखें। मेनली यूज़र्स की हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए यूएक्स डिज़ाइनर हम बनाते हैं। सेकंड क्या है? डेटा एनालिस्ट। ओके, तो डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं? दिस डिज़ाइनर्स draw a meaningful result from raw data by data analysis tools, thus helping their employees and clients to make important decisions regarding product marketing. तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? एक कंपनी में जो डेटा एनालिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि जो भी उनको रॉ डेटा मिले, उनको जो भी रॉ डेटा हम प्रोवाइड करें, उनमें से एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकाले, एक मीनिंगफुल टेबल निकाले, ताकि हम वो एम्प्लॉयज़ या क्लाइंट्स की तरफ आगे बढ़ा सके, जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो रॉ डेटा की तरह बहुत मिजरेबल ना हो, बहुत अंडरस्टैंडेबल हो, बहुत ज़्यादा देखते ही हमको समझ में आ जाए कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं और हमें क्या क्या उसमें चेंजेस करना चाहिए। तो ये सब करने के लिए डेटा एनालिस्ट ने एक डेटा एनालिसिस टूल्स भी यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से वो लोग ये मीनिंगफुल रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं, एक रिज़ल्ट को मीनिंगफुल एक डेटा ड्रॉ करते हैं रॉ डेटा से, जो हम एम्प्लॉयज़ या क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो एक प्रोडक्ट के तरफ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके, एक प्रोडक्ट के मार्केटिंग या ब्रांडिंग में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन वो लोग ले सके। थर्ड क्या होता है? थर्ड होते हैं प्रोटोटाइपर्स। Prototypers, they are those members of a team who bring the team's idea into a tangible state, a replica of what an end product will look like. तो प्रोटोटाइपर्स क्या होते हैं? प्रोटोटाइपर्स होते हैं कि कंपनी के वो लोग जो एक क्रिएटिव आइडिया को एक सांचे में लाते हैं, जो क्रिएटिव आइडिया हमने सोचा है उसको एक प्रोटोटाइप बना के, एक प्रोडक्ट बना के हमारे सामने पेश करते हैं, लेकिन ये एंड प्रोडक्ट नहीं होता, इनमें और भी चेंजेस चाहिए होता है। तो प्रोटोटाइप्स होते हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर सके कि प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक से यूजर्स के नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता तो उसमें हम फिर से चेंजेस करते हैं एंड उसको एक एंड प्रोडक्ट लुक देते हैं। प्रोटोटाइपर का काम होता है एक क्रिएटिव आइडिया को प्रोटोटाइप में बदलना। फोर्थ होता है प्रोडक्ट डिज़ाइनर। प्रोडक्ट डिज़ाइनर क्या होता है? Those designers work in a company for developing new ideas and involved in strategic elements. प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स क्या क्या होते हैं? अब ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो होते हैं, किसी कंपनी में ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर के अंडर ही यूएक्स डिज़ाइनर, डाटा एनालिसिस्ट एंड प्रोटोटाइपर ये सब लोग हायर करते हैं। अब कोई और कंपनी में प्रोडक्ट डिज़ाइनर एक अलग ही पोस्ट रहता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम क्या है? प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम इन सब के सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम सबसे ज़्यादा हेडेक वाला होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है कि वो एक न्यू आइडिया डेवलप करे फॉर द कंपनी, या फिर कोई न्यू स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करे फॉर द कंपनी। तो ये सब होता है प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम। प्रोडक्ट डिज़ाइनर मेन जो काम करते हैं कि एक न्यू आइडिया सोचते हैं, वो एक डिज़ाइन सोचते हैं, वो एक आइडिया सोचते हैं, उसको आगे पास थ्रू करते हैं और उसमें काम करते हैं यूएक्स डिज़ाइनर, डेटा एनालिस्ट एंड प्रोटोटाइपर। उसमें काम करके उसको एक रियल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइनर्स को क्या चाहिए? कुछ टूल्स चाहिए होगा। तो इस टूल्स में कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कुछ ऐप्स आते हैं, कुछ टूल्स आते हैं।
तो ये क्या क्या है, बस इतना ही याद रखना है कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जो डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। टूल्स क्या क्या होते हैं? वायर फ्रेमिंग एप्स, ग्राफिक डिज़ाइन एप्स, प्रोटोटाइपिंग टूल्स, रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स टूल्स। इसमें पढ़ते हैं स्प्रेडशीट्स, एक्सेल शीट्स, ये सब रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स टूल्स में आते हैं। CAD सॉफ्टवेयर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। CAD मतलब होता है यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो ये सब टूल्स होते हैं जो डिज़ाइनर्स को चाहिए होता है टू प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। अब जो प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं उसका जो प्रोसेस होता है वो कंपनी टू कंपनी वैरी करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करें, वो कंपनी टू कंपनी वैरी करते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन का थिंकिंग प्रोसेस होता है कि हम डिज़ाइन को कैसे एक प्रोसेस में लाए, डिज़ाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको एक 5 स्टेप एनालिसिस में ड्रॉ किया जाता है कि एक डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस होता है जो कैम सेकंड ने एक्सप्लेन किया था, दैट डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स: एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। तो ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस जो होता है उसको जो हम ये 5 स्टेप्स में देखते हैं, एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। ये 5 स्टेप के इन्वॉल्व होता है कि हम एक डिज़ाइन थिंकिंग को कैसे प्रोसेस करें। तो ये प्रोसेस में फर्स्ट हम देखेंगे क्या, एक के बाद एक हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, हम कैसे एक प्रोसेस को एक स्टेप्स को एक प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है एम्पथाइज। एम्पथाइज विथ हुम? एम्पथाइज विथ पीपल। एम्पथाइज विथ पीपल रिगार्डिंग व्हाट? एम्पथाइज विथ पीपल रिगार्डिंग यूजर्स नीड्स। जब भी ये कुछ प्रोडक्ट हमको डिज़ाइन करना पड़ता है और उसके लिए हमको सोचना पड़ता है कि एक प्रोडक्ट को हम कैसे डिज़ाइन करें, वो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारा यूज़र्स जो होते हैं, हमारे कस्टमर्स जो होते हैं, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसके बारे में आपको पूरा रिसर्च एंड नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप उसको एम्पथाइज कर पाएंगे विद पीपल। तो अब यूज़र्स के जो नीड्स होते हैं उसके बारे में आपको पूरा रिसर्च होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफ़ाइन। सेकेंड होता है क्या? डिफ़ाइन। हमने जान लिया कि यूज़र्स के नीड्स क्या क्या होते हैं। अब हमको क्या डिफ़ाइन करना है? डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। कि यूज़र्स के नीड्स तो हमने जान लिया, लेकिन उनके नीड्स एंड प्रॉब्लम्स के अंदर जो जंग छिड़ी है, जो उनके नीड्स है और उनके जो प्रॉब्लम्स है, उसको पूरा डिफ़ाइन करना, उसको पूरा स्टेट करना कि कैसे हम उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और उनको क्या क्या ज़रूरत है, इनको डिफ़ाइन करना इज़ अ सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है? आइडिएट अ सॉल्यूशन। तो आइडिएट अ सॉल्यूशन इन वर्ड बेसिस, कि हमने देख लिया कि एक यूज़र्स को क्या चाहिए, ज़रूरत क्या है और उनका प्रॉब्लम्स क्या है, तो फिर हम एक सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं, एक आइडिया निकाल सकते हैं, एक क्रिएटिव आइडिया निकाल सकते हैं, एक सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हम उनके प्रॉब्लम्स या नीड्स को फुलफ़िल कर सकें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये होता है थर्ड स्टेप, टू क्रिएट आइडियाज़, टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। फोर्थ स्टेप में आ जाता है, जब हमने क्रिएट
जब हमने आइडियाज़ क्रिएट कर लिया, हमने सॉल्यूशन के बारे में सोच लिया, अब हमको उसको क्रिएट करना है, हम उसको प्रोटोटाइप बनाना है। प्रोटोटाइप दैट इज़ बिल्ड अ प्रोटोटाइप। तो हमको एक प्रोटोटाइप बनाना होता है ताकि हमने जो आइडिया सोचे हैं उसको हम रियल में उसका अपीयरेंस हम देख सकें कि उसको वो कैसे दिखते हैं, रियल उसका अपीयरेंस हम देख सकें। ये होता है फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप होता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ टेस्ट। टेस्ट द सॉल्यूशन। जो हमने सोल्यूशन बनाया, जो हमने आइडियाज़ निकाले, उसके अकॉर्डिंग हमने एक प्रोटोटाइप निकाला, हमने उस प्रोटोटाइप को एक सोल्यूशन का नाम दिया कि एक सोल्यूशन हमने ड्रॉ किया, हमने रियल में बनाया। तो इस सोल्यूशन को हमको यूज़ करना है। अब हमको इसको टेस्ट करना है, हम इसको ट्राई आउट करेंगे कि बार बार हमको इसको यूज़ करना है, और इसमें जो भी जितने भी बग्स है, जितने भी फिक्स करना पड़ेगा और भी डेवलप करना पड़ेगा, वो सब हम कर सके। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको सॉल्यूशन को बार बार टेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ टेस्ट द सॉल्यूशन। तो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस होता है, उसमें ये 5 डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम चले आते हैं डिफ्यूजन एंड इनोवेशन में। तो डिफ्यूजन एंड इनोवेशन में क्या होता है? डिफ्यूजन एंड इनोवेशन हैज़ अ ब्रॉड रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। डिफ्यूजन क्या होता है? हमको सबको पता है कि डिफ्यूजन ये होता है कि हमने कुछ फ्लो कराना है कि जहाँ पे ज़्यादा है उसके तरफ से जहाँ पे कम है उसके तरफ फ्लो करना। जो डेंसिटी होता है किसी चीज़ का, एक डेंसिटी हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, वो कुछ चीज़ें फ्लो कराना इज़ अ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या काम है, हम ये पहले समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच एन इनोवेशन फ्लोज अमोंग द मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम ओवर टाइम। तो डिफ्यूजन का प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या काम हुआ कि प्रोडक्ट जो हमने डिज़ाइन किया, हमने जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के मदद से एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, एक इनोवेशन किया, इसको हमें सोशल सिस्टम के अंदर, एक सोशल सिस्टम के अंदर हमको इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो जब इनकॉर्पोरेट करें, एक नया चीज़ हमें इनोवेट करें, तो अचानक से वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता है ना आम आदमी की डेली ज़िंदगी के अंदर। तो इसको इनकॉर्पोरेट कराने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस हमको चाहिए होता है। क्या डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि एक जो इनोवेशन हुआ है उसको धीरे धीरे हमको सोशल सिस्टम के अंदर फ्लोज डाउन कराना पड़ता है, ताकि वो ओवर द टाइम वो इनोवेशन पूरा डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के अंदर सर्कुलेट हो जाए, पूरा सोशल सिस्टम के अंदर वो डिफ्यूज्ड हो जाए, वो इनोवेशन डिफ्यूज्ड हो जाए। अब इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन और डिफ्यूजन का यही रिलेशनशिप होता है कि जो भी हम इनोवेट करें तो उसको हम डिफ्यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यही होता है डिफ्यूजन और इनोवेशन में रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन तो हमको पता ही है कि जो भी हमने क्रिएट किया, एक अचानक से नया कुछ आइडिया क्रिएट किया, नया कुछ प्रोडक्ट क्रिएट किया, दैट इज़ नोन एज इनोवेशन। अब डिज़ाइन इनोवेशन क्या होता है? डिज़ाइन इनोवेशन इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मेकर कल्चर एंड बिजनेस। अब इनोवेशन का भी एक डिज़ाइन होता है, एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, एक प्रोसेस होता है, एक डिज़ाइन होता है। तो इनोवेशन का भी एक डिज़ाइन होता है, जो एक थिंकिंग डिज़ाइन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मेकर कल्चर एंड बिजनेस, ये चारों को मिला के हम एक डिज़ाइन इनोवेशन बना सकते हैं।
अब इस डिज़ाइन इनोवेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बार बार रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ 4-step प्रोसेस known as gears of design innovations. ठीक है, समझ गए. तो गियर्स ऑफ डिज़ाइन इनोवेशंस में क्या क्या आते हैं, इसके थ्रू हम डिज़ाइन इनोवेशन को बार बार रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं. तो गियर्स ऑफ डिज़ाइन इनोवेशन के अंदर क्या आते हैं, प्रूफ ऑफ वैल्यू, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रूफ ऑफ मार्केट एंड प्रूफ ऑफ इम्पैक्ट. ये शॉर्ट फॉर्म्स आप याद कर लीजिएगा, आ सकते हैं. तो प्रूफ ऑफ वैल्यू क्या क्या होते हैं. प्रूफ ऑफ वैल्यू में होते हैं फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स एंड वैल्यू ऑफ को क्रिएटिंग देम. अगर कुछ प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया, कुछ इनोवेशन आपने प्लान किया, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है. आप प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको ये सोचना है कि आप अगर प्रॉब्लम्स को फिर से को क्रिएट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, उसका कुछ वैल्यू है भी कि नहीं है. दैट इज़ नोन एज प्रूफ ऑफ वैल्यू या POV. आप ये शॉर्ट फॉर्म्स और ये फुल फॉर्म्स थोड़ा याद करके रखिए. सेकेंड होता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और POC, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोटोटाइप्स. अगर हम जो प्रोटोटाइप्स, मैंने बोला अभी कि प्रोटोटाइप्स जो होते हैं उसको हम बार बार टेस्ट करने लगे तो हमको पता चलेगा कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही था, क्या हमारा आइडिया सही था, क्या हमारा इनोवेशन जो है वो हेल्पफुल है, यूजेबल है, फ्लेक्सिबल है. इसके बारे में हमको पता चलेगा ड्यू टू प्रोटोटाइप. हम जब भी कोई प्रोटोटाइप को बार बार रीटेस्ट करेंगे, उसका इफ़ेक्टिवनेस को रीटेस्ट करेंगे कि प्रोटोटाइप के इफ़ेक्ट कितना हो रहा है, प्रोटोटाइप जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको टेस्ट करने लगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना रिजिड, सॉलिड है या फिर ब्रिटल है. That is proof of concept. Third is proof of market or POM. प्रूफ ऑफ मार्केट क्या होता है, जब हम कुछ प्रोडक्ट या इनोवेशन मार्केट में लॉन्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट या कोई इनोवेशन मार्केट में लॉन्च होता है तो अचानक से उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलता है ना. तो वही चीज़ है कि एक प्रोडक्ट को अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट ना मिले, अगर वो उसका सस्टेनेबिलिटी हम लोग इंश्योर ना कर पाए तो उस प्रोडक्ट का या फिर उस इनोवेशन का कोई मतलब नहीं होगा. दैट इज़ प्रूफ ऑफ मार्केट. तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि लोग उनको यूज़ करें या फिर लोग उनके बारे में बातें करें, तो कि उसका सस्टेनेबिलिटी हम लोग इंश्योर करें इन अ मार्केट वे, in a business way. That is proof of market. Fourth is proof of impact, that is POI, potential to deliver impact to the masses. जो भी हमने इनोवेट किया या फिर कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, उसका एक मास पॉपुलेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट डिलीवर होना चाहिए कि हाँ उस इनोवेशन के अंदर एक पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या फिर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर कि हाँ वो लोग सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इस इनोवेशन के बारे में, तो फिर उसका प्रूफ ऑफ इम्पैक्ट मिलेगा, उस इनोवेशन का प्रूफ ऑफ इम्पैक्ट मिलेगा. तो देयर आर 4 गियर्स की ऑफ design innovations, those are proof of value, proof of concept, proof of market and proof of impact. Okay, there is a graph telling that saying that proof of saying that the 4 gears of design innovations, there is a graph of that. Okay,
Board of Innovation enables the process to understand for younger age group PSS, product services or systems. For young age group DDF, Double Diamond Design Framework. अब बोर्ड ऑफ इनोवेशन ने एक प्रोसेस एनेबल किया, एक प्रोसेस चालू किया कि ताकि ये जो डिज़ाइन ऑफ इनोवेशन है ये सही तरीके से सब लोग समझ सके. फॉर यंगर एज ग्रुप एक डिज़ाइन एक प्रोसेस स्टार्ट किया जो है PSS, प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट सर्विसेज और सिस्टम्स. And for young age group DDF, that is Double Diamond Design Framework. This framework encapsulates 4 main stages, that is discover, define, develop and deliver. DDF यही जो डिज़ाइन जो गियर्स ऑफ डिज़ाइन इनोवेशन का है ना 4 गियर्स, इसी को इनकैप्सुलेट करके एंड रीनेम करके DDF ने 4 स्टेजेस बनाया, दैट इज डिस्कवर, डिफाइन, डेवलप एंड डिलीवर. The diamond shape mainly used to represent 2 main types of thinking stages, divergent thinking and convergent thinking. तो अब divergent thinking क्या है और convergent thinking क्या है? There is a two thinking process going on in every human being. There is a two thinking process actually, that is divergent and convergent. So divergent thinking is what used to generate creative ideas by exploring many possible solutions. Divergent thinking is what? It's like कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिया जाए, अगर आपको कुछ चीज़ें दिया जाए कि इसमें से सॉल्यूशंस निकालो, आप अपने तरीके से अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो हम छोटे बच्चों को करते हैं. छोटे बच्चों में हम वो खेलने के ब्लॉक्स होते हैं ना, वो ब्लॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो लोग उन ब्लॉक्स से अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को निकाल के अपनी तरीके से कुछ एक्सप्लोर करें और कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालें. दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग. एंड द सेकेंड इज कन्वर्जेंट थिंकिंग. कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट अ कंक्रीट सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम दिया जाए और हम उसके सॉल्यूशंस को फिगर आउट करने के लिए एक कंक्रीट सॉल्यूशन निकालें. कि हमको कोई प्रॉब्लम दिया जाए और हमको उसका एक कंक्रीट एंड रिजिड सॉल्यूशन निकालना पड़े. दैट इज़ नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग. लाइक MCQs, क्विजेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड प्रोसेसेस, एग्ज़ाम्स एंड ऑल, ये सब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंडर. कि हम एक प्रॉब्लम के एकदम रिजिड एंड प्रॉपर एंड कंक्रीट सॉल्यूशन निकाले. दैट इज़ द प्रोसेस नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग. ओके, ओके, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन डिज़ाइन. अब इस कम्युनिकेशन डिज़ाइन में क्या होता है ये हम देखेंगे. कम्युनिकेशन डिज़ाइन रेफर्स टू अ सिस्टम बेस्ड अप्रोच इन विच द टोटलिटी ऑफ मीडिया एंड मैसेजेस within a culture or organization are designed as a single integrated process rather than a series of discrete efforts. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन डिज़ाइन एक प्रोसेस है, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कल्चर अपना मैसेज एंड मीडिया के थ्रू एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं. दैट इज़ अ प्रोसेस नोन एज कम्युनिकेशन डिज़ाइन. ये कम्युनिकेशन डिज़ाइन को और भी इजीली हम कैसे बोल सकते हैं कि ये कुछ कम्युनिकेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है.
कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ डिज़ाइंस होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट अ मैसेज of a company, of a organization or a institution to those targeted populations. ठीक है, तो हमने क्या समझा, कम्युनिकेशन डिज़ाइन क्या होता है, एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है, एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एक मैसेज या कोई मोटो डिलीवर करता है बाय अ डिज़ाइन प्रोसेस, कम्युनिकेट करता है टू द पॉपुलेशन, ताकि पॉपुलेशन उस कंपनी के बारे में या जान सके या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कर सके, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कर सके। इसको हम कम्युनिकेशन डिज़ाइन बोलते हैं। टू कम्युनिकेट इज़ द डिज़ाइन प्रोसेस। जो डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू हम कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर सके किसी के साथ, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कुछ पॉपुलेशन के साथ, हम जो मैसेज कंडक्ट कर सके, मैसेज कम्युनिकेट कर सके, उस डिज़ाइन प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ कम्युनिकेशन डिज़ाइन के कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। कम्युनिकेशन डिज़ाइन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, एडिटिंग, अच्छा, टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशन, वेब डिज़ाइन। हम लोग वेब डिज़ाइन के थ्रू भी बहुत कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। एनिमेशन के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन, एनिमेटेड photography or something that carries a message, that carries a meaningful message of an organization or a culture, can be included in communication design. एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, एम्बिएंट मीडिया, विजुअल आइडेंटिटी डिज़ाइन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कॉपी राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स एक्सेट्रा। इन सब के थ्रू हम कुछ मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि हम एक कम्युनिकेशन ब्रिज बना सके बिटवीन द कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन में। व्हाट इज एर्गोनॉमिक? एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? एर्गोनॉमिक्स होता है कि एक कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स इन वर्कप्लेस लेआउट, including the placement of machines, equipments and components to suit human body measurements and design of seats, etc. In order to help accurate perception of various display panels and presentation of all types of instrument dials to deal with layout of the workplace. सो एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? एर्गोनॉमिक्स कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं इन अ वर्क प्लेस लेआउट, जहाँ पे हम एक ह्यूमन बॉडी को एक सूटेबल एनवायरनमेंट देते हैं, एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वहाँ पे एकदम अपना हाई प्रोडक्टिविटी दिखा सके, अपना टैलेंट दिखा सके, अपना काम कर सके इन अ सेटिस्फेक्शन वे, in a satisfied way. सो हम इसको हम बोलते हैं ergonomics. And those anatomical factors includes what? Includes any machines or equipments or components of anything, or seats or chairs or monitors or keyboards or anything that includes a human body interaction, a man and machine interaction, that is known as ergonomics. Sorry, that is known as ergonomics. So ये ergonomic considerations में क्या क्या आते हैं और ये ergonomic consideration क्या होता है? That term refers to
assessing those work related factors that may pose a risk factor of musculoskeletal disorders and recommended to elevate them to assure high productivity, avoidance of illness and injury risk, and increased satisfaction among the workforce. तो ergonomic कंसिडरेशन क्या होता है? ergonomic कंसिडरेशंस होते हैं कि हम वर्क रिलेटेड जितने भी रिस्क फैक्टर्स है जहाँ पे हमको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, टू दोज वर्कर्स मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सब वर्क रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को हम एसेस करें एंड उसको एलिवेट करने की पूरी कोशिश करें ताकि हम वर्कर्स को एक सेटिस्फाइड एनवायरनमेंट वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, वर्कर्स की इलनेस और इंजरी रिस्क को अवॉइड कर सके एंड उनके प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सके. इसको हम बोलेंगे ergonomic कंसिडरेशन. अब इन ergonomic कंसिडरेशंस के अंदर क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं ताकि कुछ भी मशीन्स हो, इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी कंपोनेंट्स हो जो मैन और मशीन के अंदर जो इंटरेक्शंस है उसमें the human body should feel comfortable, should feel relaxed. There should be no forced sitting back or working in a forced way. ताकि उनके शोल्डर्स रिलैक्स्ड रहे, बैक सपोर्टेड रहे, आर्म सपोर्टेड रहे, फीट्स पैरेलल रहे टू द फ्लोर, थाइज हॉरिजॉन्टली रहे और आइज़ से ज़्यादा आँखों से ज़्यादा मॉनिटर ज़्यादा दूर या फिर ज़्यादा पास ना रहे, टू अ मिनिमम डिस्टेंस रहे. ये सब चीज़ों को हम ergonomics में कंसिडर कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि कुछ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे जो वर्क रिलेटेड हो सकते हैं. हम इसको पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, कि क्या क्या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर हम ergonomic डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को ध्यान में ना रखें, तो फिर हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये हम देखेंगे, कुछ देखेंगे. तो फिर पहले हम शुरू करते हैं हेड या नेक से. तो हेड या नेक में जब हम ज़्यादा देर काम करते हैं, ज़्यादा देर नीचे देख के या फिर ज़्यादा ऊपर देख के काम करेंगे तो हमारे हेड या नेक में प्रेशर पड़ेगा और इन प्रेशर के वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, टेंशन नेक सिंड्रोम, सर्विकल डिस्क डिजीज़ एक्सेट्रा. हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि हाँ, हेड और नेक में ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बस हमको इतना ही जानना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ड्यू टू नॉट रेस्पेक्टिंग ergonomic डिज़ाइन प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कैसे कर सकें? तो हेड को हमें लेवल पे रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड होना चाहिए, फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए. इन अ बैलेंस्ड वे हम अपना नेक और हेड को रख सके, ऐसा वर्क सरफेस और ऐसा वर्क एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड करना चाहिए. तो फिर हमारा हेड और नेक अगर रिलैक्स्ड रहेगा तो हमको ये सारे MSDs का सामना नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, सेकेंड हम देख लेते हैं क्या है शोल्डर्स. सो शोल्डर्स में जब हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना तो शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर या फोर्स महसूस होता है. अगर हमारा शोल्डर्स रिलैक्स्ड वे में रहे तो हमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा. लाइक हम अपना शोल्डर और वेस्ट हाइट
शोल्डर और वेस्ट हाइट के अकॉर्डिंग ही अगर अपना वर्क सरफेस सजाए या वर्क आइटम्स को रखे तो फिर हमारा शोल्डर्स में ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा. शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड एंड अपर आर्म शुड हैंग नॉर्मली एट द साइड ऑफ द बॉडी. शोल्डर्स रिलैक्स्ड होना चाहिए जब भी हम काम करें या ना करें, और अपर आर्म्स जो होते हैं, जो शोल्डर से अटैच्ड होते हैं, उसको बॉडी के बाजू बाजू में ही रहना चाहिए. अवॉइडिंग मच शोल्डर फ्लेक्शन एंड एबडक्शन. हाँ, तो ये होते हैं क्या, जो मैंने बोला कि शोल्डर को ज़्यादा टिल्टेड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ऊपर करके हम काम नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक, या फिर ज़्यादा नीचे करके फोर्सफुली ज़्यादा नीचे करके हम काम नहीं करेंगे तो हमको शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर हमने ये डिज़ाइन थिंकिंग, ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो किए तो हमको कोई शोल्डर में प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर नहीं किए तो क्या क्या एमएसडीज हो सकते हैं शोल्डर में, वो है रोटेटर कफ टेंडोनिटिस, बाइसिपिटल टेनोसाइनोविटिस, फ्रोजन शोल्डर सिंड्रोम. ये तीनों चीज़ें हो सकते हैं अगर हमने ठीक से वर्क सरफेस अपना डिज़ाइन अर्गोनोमिक वे ते डिज़ाइन नहीं किया. थर्ड क्या है, हम देख लें कि एल्बोज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. पहले वो देख लेते हैं कि एल्बोज़ में अगर हमको वर्क प्लेस में अगर कोई इंजरी हुआ तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. lateral and medial epicondylitis, radial tunnel syndrome and cubital tunnel syndrome. ये सारी चीज़ें हमको एल्बोज़ में हो सकती है अगर हमने एल्बोज़ को वर्क सरफेस के अकॉर्डिंग नहीं रखा. अगर एल्बोज़ को वर्क सरफेस के ठीक ठाक करके नहीं रखा. एल्बो स्टेज इन क्लोज टू द बॉडी एंड आर बेंड बिटवीन 90 एंड 120 डिग्रीज. अगर एल्बोज हमारे बॉडी के पास रहना चाहिए और 90 टू 120 डिग्रीज के अंदर ही हम उसको बेंड करें तो हमारे एल्बोज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. वर्क सरफेस should be designed as per nature of work to be conducted upon. Like for lightweight works, surface should be designed to just below elbow heights, but for heavy works, the surface should be at 6 to 8 inch below the elbow height. तो वर्क सरफेस जो हमारा होगा वर्क प्लेस में, वर्किंग एरिया में जो होगा, तो वो कैसा होना चाहिए, जैसा हमारा नेचर ऑफ वर्क होगा. अगर हमारा लाइट वेट वर्क्स हुआ तो हमारा वर्क सरफेस होगा कि एल्बो हाइट के ठीक नीचे ही हमारा वर्क सरफेस होगा. अगर हमारा हैवी वेट वर्क्स होगा तो हमारा वर्क सरफेस होना चाहिए क्या, एल्बो हाइट से 6 to 8 इंच नीचे हमारा वर्क सरफेस होना चाहिए. ये सारे मेजर्स लेने से हमें एल्बोज़ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, जैसे लैटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस, रेडियल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम. ये सब हमें एल्बोज़ में नहीं होगा अगर हम अर्गोनोमिक तरीके से वर्क प्लेस को बनाएंगे. फोर्थ हम देख लेते हैं रिस्ट और हैंड. अब हम जब काम करते हैं सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है हमारा हाथ या हमारा हैंड या आर्म्स या रिस्ट, हमारा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें अपना रिस्ट और हैंड को कैसे रखना चाहिए. ऑफ कोर्स हम अगर ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में रखेंगे, एक ही पोस्चर में रिस्ट को रखेंगे या आर्म को रखेंगे तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है या फिर रिलैक्स नहीं होता. मसल को हर वक्त हमको रिलैक्स्ड रखना पड़ता है. ठीक है, तो कैसे रखेंगे, बाय मेंटेन अ न्यूट्रल पोस्चर, अवॉइडिंग सस्टेन्ड फ्लेक्शन गिव्स आर्म्स अ बेटरमेंट. Keyboard or input devices that is too far or too close to work increases the tension among wrist. तो हमको रिस्ट को कैसे रखना है, एक न्यूट्रल पोस्चर में रखना है. जैसा ज़्यादा बेंड नहीं करना है, जैसा एक सस्टेन फ्लेक्शन अवॉइड करना है. आर्म्स को बेटर
बेटर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है। कभी कभी काम करते करते थोड़ा आर्म्स को हम हिला ले, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, रिस्ट एक्सरसाइज या रिस्ट को थोड़ा मूवमेंट दे दे तो सही रहेगा, ये पोस्चर सही होगा। और जो लोग कंप्यूटर्स या बैठे काम करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि कीबोर्ड और इनपुट डिवाइसेस सच एस माउस और हार्डवेयर्स और समथिंग्स अगर बहुत ज़्यादा दूर हो तो भी हमारे जो आर्म्स होते हैं, हाथ में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। और अगर ज़्यादा पास हो तो भी वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमको ज़्यादा दूर भी नहीं रखना, ज़्यादा पास भी नहीं रखना, अपने एक हाथ के अकॉर्डिंग एक रखना है, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें, ये मेजरमेंट्स हम लोग यूज़ करें तो हमको रिस्ट और हैंड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे टेंडरनिटीज़, कार्पल टनल सिंड्रोम, गैंग्लियन सीड्स, ट्रिगर फिंगर, ये सारी चीज़ें एंड डिकर वेन्स, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं अगर हमने एर्गोनॉमिक तरीके से अपना वर्क प्लेस और वर्क सरफेस नहीं बनाया, नहीं प्रोवाइड किया तो। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लोअर बैक पे। तो लोअर बैक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बैठ के काम करते हैं तो हमको चाहिए होता है कि एक बैक में सपोर्ट रहे। अगर हम अपना बैक थोड़ा लीन डाउन करें तो भी हम लीन बैक करें तो भी हमारा बैक में एक सपोर्टेड होना चाहिए, एक स्लाइटली पॉस्चर होना चाहिए, ताकि हम ठीक पॉस्चर के साथ बैठ के, ठीक पोस्चर के साथ बैठ के हम अपना काम कर सके। बैक शुड बी फुल्ली सपोर्टेड विद एप्रोप्रिएट लंबर सपोर्ट व्हेन सिटिंग vertical or leaning back slightly. Position and comfortable chairs are more to relax the workforce. तो क्या होता है कि हमारे टेबल्स और डेस्क से हमारे चेयर्स का डिस्टेंस या फिर पोजीशन कंफर्टेबल होना चाहिए। चेयर्स कंफर्टेबल होना चाहिए, चेयर्स का जो कुशन्स होते हैं वो पैडेड होना चाहिए या हमारे बैक्स को सपोर्ट करना चाहिए। हम जब बैठे हैं तब भी हमारे बैक्स को सपोर्ट करना चाहिए, या फिर हम जब लीन बैक होते हैं तब भी हमारे बैक्स को वो सपोर्टेड रहना चाहिए। अगर ये सपोर्टेड और कंफर्टेबल रिलैक्स्ड बैक हमको नहीं मिलेगा तो हमको क्या क्या हो सकते हैं, हमको क्या MSDs हो सकते हैं, वो है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, अच्छा, फैटिक स्ट्रेन्स इन मसल और टेंडन एंड स्प्रेन्स जो लिगामेंट्स में हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लेग पे। तो लेग में क्या होता है, लेग में हमारा देख लेते हैं कि हमें कैसे रखना चाहिए। फीट शुड बी फुल्ली सपोर्टेड बाय द फ्लोर और टू द फुटरेस्ट कैन बी यूज्ड। Thighs and hips should be parallel to the floor and supported by well padded seats. तो हमको फीट को कैसे रखना है, पैर को कैसे रखना है कि जैसे फ्लोर में पूरा पैरेलल हो, फ्लोर को सपोर्ट किए हुए हो, एंड अगर फ्लोर तक ना भी जाए तो भी काफ़ी बार फुट रेस्ट भी यूज़ करना सही रहता है। और हमारे जो थाइज़ एंड हिप्स होते हैं उसको पैरेलल, फ्लोर के साथ पैरेलल होना चाहिए, एंड उसको वेल सपोर्टेड पैडेड सीट्स के साथ एकदम सपोर्ट और रिलैक्स्ड मिलना चाहिए। तो अगर एर्गोनॉमिक तरीके से हम लोग अपना वर्क सरफेस ना बनाए तो लेग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दैट इज़ प्लांटर फैसिटिस, टर्सल टनल सिंड्रोम एंड टेटर्स बर्नियर। ये सब डिज़ीज़ के नेम्स हैं, बस आपको नाम्स याद रखने हैं और कहाँ कहाँ कौन से डिज़ीज़ हो रहे हैं बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी हमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी बार आइज़ को भी आइज़ में भी प्रेशर पड़ते हैं, ताकि जो मॉनिटर्स में काम करते हैं, बहुत देर तक लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, उनके लिए आइज़ में बहुत डिस्कम्फर्ट होते हैं, ताकि
लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स ज़्यादा पास या फिर ज़्यादा दूर ना रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। चेयर्स बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, वर्क प्लेस बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। ये सब अर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंडर पड़ता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन असेसिंग वर्क प्लेस डिज़ाइन एंड लेआउट। मतलब क्या, जब हम कुछ वर्क प्लेस डिज़ाइन करें और उसका लेआउट निकालें तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं कि एक वर्क प्लेस डिज़ाइन या वर्क प्लेस लेआउट बनाने के टाइम हम लोग क्या क्या फैक्टर्स है जो ध्यान में रख के हम एक वर्क प्लेस डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा। एक पहला होता है सूटेबल डेस्क, चेयर्स और वर्क स्टेशंस फॉर द पीपल वर्किंग, कि जहाँ पे काम करे उन काम करने वाले लोगों के लिए एकदम प्रॉपरली सूटेबल और सबके लिए डेस्क, चेयर्स या फिर वर्क स्टेशंस अवेलेबल है या नहीं, वो सब प्रॉपर कंडीशंस में है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हमको सोच के वर्क प्लेस डिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा, सेकेंड क्या है, क्लियर पैसेजेस एंड एग्जिट्स। क्या जो पैसेजेस होते हैं जहाँ पे मूवमेंट्स होगा वहाँ पे वो सब कुछ क्लियर रहते हैं कि नहीं, वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है जहाँ पे लगेगा तो शायद इंजरी हो सकती है, या फिर जो एग्जिट्स होते हैं वो वहाँ पे वहाँ पे क्लियरेंस है कि नहीं। ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि पैसेजेस एंड एग्जिट्स भी हमको क्लियर करके रखना चाहिए। थर्ड में आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये होता है वर्क प्लेस में डेस्क, चेयर, वर्क स्टेशंस, कॉन्फ्रेंस रूम और एनीथिंग, इन सब के बारे में छोड़ के भी हमको कुछ स्पेस रखना चाहिए जहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो सके, कि लोग अगर एक जाए तो एक दूसरे को धक्का ना लगे। अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगा तो बहुत कोजी सा फीलिंग होगा, बहुत लेज़ी सा फीलिंग होगा। there will be no space of circulating air or light or anything or oxygen, and they will feel suffocated. The workers will feel suffocated, and suffocated feel करने से उनको काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। अल्टीमेटली जो भी फैक्टर्स है वो सबको हमको कंसिडर करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, to avoid any type of injury regarding in a workplace. ओके, तो फिफ्थ में आ जाते हैं। फिफ्थ में है केमिकल और हैजर्डस थिंग्स शुड बी स्टोर्ड सेफली आउट ऑफ द वर्क एरिया। तो हम कुछ चीज़ें होते हैं जैसे फिनाइल हो गया, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, जो कुछ हैज़र्डस चीज़ें हो गए, जो प्रिंटिंग मटेरियल्स होते हैं वो भी हैज़र्डस होते हैं, प्रिंटिंग कलर्स होते हैं, वो सब जो हैज़र्डस चीज़ें होते हैं या फिर केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो सब हमारे वर्क एरिया से बहुत दूर रखना चाहिए हमको, हमारे वर्क एरिया के आसपास ना रहे, ताकि हमें कभी उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे वजह से ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है, लास्ट में आता है इक्विपमेंट्स, दोज आर हैंडल्ड मैनुअली, शुड बी केप्ट ऑन वर्केबल एंड सूटेबल हाइट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज़ें एक ऑफिस में या एक वर्क प्लेस में बहुत सारी चीज़ें होती है जो मशीन के थ्रू हम लोग मूव करा सकते हैं, या फिर हम लोग मैनुअली मूव कर सकते हैं, कि हमने उठा के रख दिया, हमने प्रिंटर यूज़ किया फिर उठा के कहाँ पे रख दिया, हमने कॉफ़ी कप यूज़ किया फिर उठा के वहाँ पे रख दिया। तो ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो हम लोग मैनुअली करते हैं। तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं कि हम मैनुअली उसको फिर निकालें, यूज़ करें और वापस रखें,
जो ऐसी चीज़ें होती है मैनुअली यूज़ करने वाले, तो उनको हम बोलेंगे कि एक वर्केबल एंड सूटेबल हाइट के अकॉर्डिंग रखे, कि जहाँ से निकालते वक्त वो हमारे ऊपर ना गिरे या फिर वो हमारे हाथ से ना गिरे, ताकि कोई नुकसान ना हो और कोई इंजरी भी ना हो। तो हमको इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि हर वर्क प्लेस में मेनली जो होना चाहिए कि वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत क्लीन होना चाहिए, एक फ्रेश एनवायरनमेंट होना चाहिए, विदाउट एनी टाइप ऑफ हैज़र्ड्स, विदाउट एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ये वर्कर्स को प्रोवाइड करना एक वर्क प्लेस की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे हमको वर्क प्लेस डिज़ाइन करते वक्त हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।